जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। बुलेट टू बैलेट के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, नवंबर 1989 में अतीक अहमद पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने, तो उनके दामन में चांद बाबा की खौफनाक हत्या के ऐसे इल्जाम थे जो अवाम के दिमाग में घर कर गए थे, मगर इलाहाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी उन्हें इसके लिए गुनहगार नहीं ठहराया। विधायक बनते ही अतीक अहमद ने अपने पिता को तांगा चलाने से मना कर दिया और चकिया तिराहे पर ही अपने ऑफिस के सामने लकड़ी चीरने का एक कारखाना खरीद कर दे दिया, जहां उनके पिता बैठने लगे। अतीक अहमद का विधायक के तौर पर यह पहला कार्यकाल सिर्फ 2 साल का ही रहा और इन 2 सालों में खूंखार अतीक अहमद ने अपनी खूंखार इमेज तोड़कर इलाहाबाद के तमाम बड़े और इज्जतदार लोगों से अपने पर्सनल रिश्ते बनाए, दोस्ती करी, जिसमें इलाहाबाद के एक सबसे बड़े होटल कारोबारी सरदार जी भी शामिल थे। तो एक भगवा राष्ट्रवादी पार्टी के उस वक्त के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता भी थे, जो बाद में विधानसभा अध्यक्ष और कई स्टेट्स के गवर्नर भी बने। अतीक अहमद उन्हें चाचा, तो वो अतीक अहमद को अपना बेटा मानते थे। पब्लिक के बीच अपनी खौफनाक इमेज तोड़ने के लिए उन्होंने मंसूर पार्क में कैनवास क्रिकेट टूर्नामेंट करवाए और महंगे महंगे प्राइज मनी देकर युवाओं को खुद से जोड़ लिया। अतीक अहमद ने अपने दबदबे का इस्तेमाल जब दौलत कमाने के लिए शुरू किया, तब उन्होंने जमीन या बालू खनन में हाथ न डालकर डायरेक्टली रेलवे के स्क्रैप को खरीदने का टेंडर डालना शुरू कर दिया। करवरिया ब्रदर्स से एक एडजस्टमेंट बना और करवरिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अतीक अहमद करवरिया ब्रदर्स के रास्ते में नहीं आते थे। रेलवे के इस काम में उन्होंने बेपनाह दौलत कमाई। ऐसा पब्लिक परसेप्शन है कि रेलवे के स्क्रैप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल में आने वाले चांदी और कॉपर वगैरह भी भारी क्वांटिटी में स्क्रैप के साथ आ जाते थे। अतीक अहमद की ट्रकें दिन रात स्क्रैप ढोती रहती थी। देश और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन शुरू हो चुका था और इसी दौर में शहर के सभी फैसले लेने वाले कांग्रेस के शहर उत्तरी विधायक का सितारा भी गिरने लगा। साथ ही भगवा राष्ट्रवादी पार्टी के नेताओं का सितारा बुलंद होने लगा था। नेशनल लेवल पर मार्गदर्शक मंडल में गए इलाहाबाद के एक और नेता का अतीक अहमद के साथ बेहद करीबी रिश्ता था। बाकी चाचा और बेटे का रिश्ता तो काफी मजबूत होता चला ही गया था, इतना कि अतीक अहमद उन्हें मौके मौके पर महंगे महंगे तोहफे देते रहते थे, जो इलाहाबाद के न्यूज़पेपर्स की सुर्खियां बटोरते थे। उनकी बेटी की शादी में अतीक अहमद ने अपने वक्त की सबसे महंगी गाड़ी गिफ्ट करी थी। इन्हें इलाहाबाद में अतीक अहमद का गॉडफादर कहा जाता था, जिनके रहते अतीक अहमद हमेशा महफूज रहे। खैर, 2 सालों में अतीक अहमद ने अपने नेटवर्क को खड़ा किया और हर मोहल्ले और गांव कस्बे के असरदार लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था। ये लोग शहर पश्चिमी विधानसभा के अलग अलग इलाकों में अतीक अहमद के चुनावी कैंपेन और वोटिंग तक की जिम्मेदारी उठाने लगे थे। ऐसे लोग अतीक अहमद के करीबी बनकर चुनाव के बाद जमीन वगैरह का छोटा बड़ा कारोबार करते और अतीक अहमद रेलवे के स्क्रैप को खरीदा करते। इस तरह अतीक अहमद का पूरा अंपायर धीरे धीरे खड़ा और बड़ा होने लगा, जिसमें सबकी कमाई होने लगी और लोग अतीक अहमद की छत्र छाया में आने लगे। सबका काम धाम चलता रहा।
अतीक अहमद के पास जब पैसे आ गए तो उन्होंने उसे गरीब लोगों में लुटाना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि कोई भी गरीब उनके घर या ऑफिस से खाली हाथ वापस नहीं गया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या मुहर्रम, क्या दशहरा, क्या दुर्गा पूजा के पंडाल, कुल मिलाकर अतीक अहमद ने दिल खोलकर पैसे बांटे। इलाहाबाद में 5 रामलीला कमेटी हैं। उस जमाने से मतलब 1989 से अगले 15 से 18 सालों तक अतीक अहमद के दिए चंदे पर ही रामलीला कमेटी दशहरे का आयोजन करा करती थी। रामलीला के मंच पर अतीक अहमद के नाम के जयकारे लगा करते थे। जो जुलूस निकलता उसमें पहले रथ पर अतीक अहमद के बड़े बड़े कट आउट खड़ा करके ऐलान कराया जाता कि हमेशा की तरह इस बार भी रामलीला का मंचन और रथ यात्रा अतीक भाई के सौजन्य से हो रही है। दुर्गा पूजा के पंडाल अतीक अहमद के पैसे से सजने लगे और इसमें भी अतीक अहमद का नाम प्रायोरिटी से लिखा जाता था। कहा जाता है कि शहर में जिसे चंदा चाहिए अतीक अहमद के पास पहुंच जाता था। कोई बीमार है तो मदद के लिए अतीक अहमद के पास पहुंच जाता, कोई गरीब है तो अतीक अहमद के पास पहुंच जाता, गरीब की बेटी की शादी है, लोग अतीक अहमद के यहाँ मदद के लिए पहुंच जाया करते थे कार्ड लेकर। अतीक अहमद रख लेते और अपने लोगों से इस परिवार की माली हालत का पता लगवाते। अगर वाकई वो शख्स जरूरतमंद है तो पूरी शादी का खर्च दिया करते थे। इलाहाबाद के एक मशहूर टीवी फ्रिज के दुकानदार से शादी का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसे गरीब बेटियों की शादियों में भिजवाया करा करते थे, जिसमें टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह होते थे और बाद में उस दुकानदार को बुलाकर पाई पाई का पेमेंट भी किया करते थे। दूसरी तरफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज के चुनाव के हर उम्मीदवार अतीक अहमद से चंदा मांगने पहुंच जाते। अतीक अहमद हिंदू मुसलमान नहीं देखते थे। आज अतीक अहमद को राक्षस बनाने में जुटा मीडिया उस दौर में उन्हें मसीहा बनाकर फ्रंट पेज का एडवर्टीजमेंट बटोरता था और अतीक अहमद की तारीफों में कई पेजेस भर देता था। अतीक अहमद के सबसे भरोसेमंद लोगों में हिंदू ही थे, खासकर ब्राह्मण लोग थे। उनके वकील दयाशंकर मिश्र और विजय मिश्र से लेकर उनका फाइनेंशियल और कारोबारी अंपायर संभालने वाले एक मिश्रा जी ही थे। मुसलमान लोग तो बस राइफल उठाए उनके काफिले में पीछे पीछे चला करते थे। उनकी हत्या के बाद उनके घर के हिंदू पड़ोसियों का उनके बारे में क्या कहना है आप लोगों ने सुना ही होगा। तो दोस्तों, अतीक अहमद का पहला कार्यकाल सिर्फ 2 साल का ही था। जनता दल के टूटने के बाद ही मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई थी और मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई थी। फिर 1991 में राम मंदिर आंदोलन की लहर में विधानसभा चुनाव हुआ और अतीक अहमद ने इस बार भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर पहले से ज्यादा वोटों से अपनी जीत दर्ज करा ली और 36,424 वोट्स पाकर बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र जायसवाल को 15,743 वोटों से हरा दिया। तो समझिए कि राम मंदिर आंदोलन और लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से पैदा हुए हिंदू मुसलमान वाले कम्युनल माहौल में भी अतीक अहमद इलाहाबाद शहर पश्चिमी से दूसरी बार विधायक बने। जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ मुसलमानों का वोट पाकर तो जीते नहीं होंगे, क्योंकि कुल पड़े वोटों में से अतीक अहमद ने 51.26% वोट हासिल करके अपनी कामयाबी दर्ज करी थी। इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 415 में से 221 सीटें जीतकर कल्याण सिंह की अगुवाई में सरकार बनाई और कल्याण सिंह सरकार में इलाहाबाद पुलिस ने 1992 में अतीक अहमद पर इल्जामों की लिस्ट जारी करी और बताया कि अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली वगैरह के मामले दर्ज हैं। हालांकि अतीक अहमद के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद जिले में ही दर्ज हुए थे। ये सब मायावती की हुकूमत के दौरान दर्ज हुए थे, जिसमें एक दिन में 100 मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था
और तमाम मुकदमों में अतीक अहमद बाइज्जत बरी भी हुए, जिसमें अख्तर हत्याकांड, नीटू सरदार हत्याकांड, बंगाली होटल की रंगदारी वगैरह शामिल थी। चाचा भतीजे की जुगलबंदी के चलते अतीक अहमद पर पुलिस कार्रवाई नहीं हो सकी और अतीक अहमद का अंपायर और दबदबा बढ़ता गया। राष्ट्रवादी पार्टी के ही सीनियर नेताओं की पनाह में अतीक अहमद शहर में अपनी पकड़ बनाते चले गए। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त हो गई और विधानसभा भंग कर दी गई। पूरे देश और प्रदेश में कम्युनल तनाव फैल गया, मगर इलाहाबाद इससे अछूता रहा, क्योंकि तब अतीक अहमद खुली जीप में अकेले पूरे शहर का दौरा करके लोगों को अमन बनाए रखने में कामयाब हुए। चाहे हिंदू मोहल्ला हो या मुस्लिम मोहल्ला, अतीक अहमद बेधड़क सबके बीच खुली जीप से जाकर भरोसा बहाल करने में कामयाब हुए। 1993 में फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ और अतीक अहमद फिर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर जनता के सामने थे। बाबरी मस्जिद की शहादत, राम मंदिर और कम्युनलिज्म से भरे सियासी माहौल में भी अतीक अहमद ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जीत का सिलसिला जारी रखा और इस बार कुल 49.85% वोट हासिल करके बीजेपी के उम्मीदवार तीरथ राम कोहली को शिकस्त दी। इन तीनों बैक टू बैक जीत के बाद अतीक अहमद इलाहाबाद के बेताज बादशाह बन चुके थे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और काशी राम के गठबंधन के बावजूद उत्तर प्रदेश विधानसभा हंग यानी त्रिशंक चुनी गई। इसमें बीजेपी को 177 सीटें, समाजवादी पार्टी को 109, बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें हासिल हुई। मतलब दोनों ने कुल मिलाकर 176 सीट ही हासिल करी और इसी के चलते इंडिपेंडेंट अतीक अहमद फिर से काफी अहम हो गए। बसपा और इंडिपेंडेंट विधायकों के सपोर्ट से 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। अब सत्ता और ताकत अतीक अहमद के इर्द गिर्द घूमने लगी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से सीधे रिश्ते के चलते इलाहाबाद और प्रदेश का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उस दौर में अतीक अहमद के सामने नतमस्तक था। अतीक अहमद की सहमति के बिना इलाहाबाद में कुछ हो जाए ये मुमकिन ही नहीं था। डीएम और कप्तान हुक्म बजाने के लिए अतीक अहमद के दरवाजे पर खड़े रहते और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जब भी इलाहाबाद आते तो अतीक अहमद के मेहमान हुआ करते थे। इससे अतीक अहमद की हनक और बढ़ती चली गई। मगर इन सब के बावजूद अतीक अहमद ने 3 काम बखूबी किया। पहला ये कि लोगों की मदद करने का काम जारी रखा और खुद की इमेज मसीहा की बना ली, और दूसरा कि जमीन और किसी की बहन बेटी पर गलत नजर से खुद को दूर रखा, और तीसरा किसी बड़ी शख्सियत से कभी टकराव मोल नहीं लिया। लोगों की मदद करने का जुनून ऐसा था कि इसी दौर में एक चश्मदीद गवाह के मुताबिक वो अतीक अहमद के पास इलाहाबाद के एक नामी स्कूल में अपने भतीजे के एडमिशन के लिए गया था और वो एक गरीब हिंदू महिला जो एक डॉक्टर का पर्चा लिए उनके पास आई थी। उस वक्त वो उससे बात कर रहे थे। अतीक अहमद ने उसे उस दौर में 10,000 रुपए दिए और जरूरत पड़ने पर फिर आकर लेकर जाने को कहा। ये औरत जैसे ही उनके ऑफिस से बाहर निकली, सामने लकड़ी की टाल पर बैठे अतीक अहमद के पिता ने उसके हाथ से पैसे छीने और उसमें से 100 रुपए देकर उल्टा सीधा बोलकर उस महिला को भगा दिया। अतीक अहमद को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से से वहीं पड़ी कुर्सी उठाकर अपने पिता के ऊपर पटक दिए और उनके हाथ से पैसे लेकर उस महिला को दे दिया और कहा कि उनके तरफ से लोगों को मदद करते वो देख नहीं सकते हैं तो घर बैठे, यहां बैठने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों लोग गवाह थे कि उन्होंने अपने पिता को ऑफिस आने से रोक दिया और उनके पिता फिर कभी उनके ऑफिस नहीं आए। 1993 से 1995 के बीच अतीक अहमद लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे। चाहे हिंदू हो या मुसलमान,
लोग इज्जत से उनको भाई कहने लगे। इलाहाबाद में भाई का मतलब अतीक अहमद हो गया। फिर 2 जून 1995 मायावती ने मुलायम सिंह यादव सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया और मुलायम सिंह यादव सरकार माइनॉरिटी में आ गई। सरकार को बचाने के लिए जोड़ तोड़ किए जाने लगा। ऐसे में आखिरी में जब बात नहीं बनी तो नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक लखनऊ के मीराबाई मार्ग के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती कमरा नंबर 1 में ठहरी हुई थी। 2 जून 1995 के दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में जो हुआ वो शायद ही पहले कभी हुआ हो। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी कि तभी दोपहर तकरीबन 3 बजे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों की भीड़ ने अचानक गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। उस दिन एक समाजवादी पार्टी के विधायकों और सपोर्टर की भीड़ ने सबक सिखाने के नाम पर दलित महिला नेता की आबरू पर हमला किया और इसमें अतीक अहमद का नाम सबसे ज्यादा उछला। यह सियासी जिंदगी में अतीक अहमद की पहली और सबसे बड़ी गलती थी। जो अतीक अहमद असरदार लोगों से दोस्ती के लिए जाने जाते थे, उनका नाम मायावती के चीर हरण करने में सबसे ऊपर था। मायावती कई बार मंचों से ऐलान कर भी चुकी हैं कि अतीक अहमद ने उन्हें गेस्ट हाउस में मारने की साजिश रची थी। कहते हैं कि तब गेस्ट हाउस में मायावती ने भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। गेस्ट हाउस की बिजली पानी काट दी गई। 4 घंटे बाद जब कमरा खुला तब उत्तर प्रदेश की सियासत बदल चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया था। अगले ही दिन मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और अतीक अहमद उनके रडार पर आ गए। मायावती ने अपने शासनकाल में अतीक पर कानूनी शिकंजा कसा और उनकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलवाया और तमाम तरह की बड़ी कार्रवाइयां हुई। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार में अतीक अहमद हमेशा जेल में ही रहे। नैनी जेल अतीक अहमद का ऑफिस बन चुका था, जहां लोग बेधड़क अतीक अहमद का नाम बताकर अंदर चले जाते थे। क्योंकि वो विधायक थे, इसीलिए वीआईपी रूम ही उनका बैरक था। वहीं अतीक अहमद का दरबार सजता था। बहुजन समाज पार्टी जब जब सत्ता में आई तब अतीक अहमद का ऑफिस गिरवाया गया। सिविल लाइंस जैसे पॉश एरिया में उनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराया गया और उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया गया। यहीं से अतीक अहमद कानूनी शिकंजे में फंसते चले गए। अतीक अहमद की बड़ी गलतियों में गेस्ट हाउस कांड सबसे बड़ी गलती थी। मायावती सरकार से बीजेपी के तरफ से सपोर्ट वापस लेने के चलते उत्तर प्रदेश में फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया और इसी सब के बीच अतीक अहमद ने 6 अगस्त 1996 को एक मस्जिद में उत्तर प्रदेश पुलिस के एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद हारून की बेटी शाइस्ता परवीन से रिश्ते को कबूल किया और बेहद सादगी से निकाह कर लिया। साथ ही साथ इलाहाबाद में हर होते क्राइम में अतीक अहमद का नाम जुड़ता चला गया। हर होती हत्या पर पहली उंगली अतीक अहमद पर उठने लगी, सिवाय समाजवादी पार्टी विधायक जवाहर पंडित की हत्या के इल्जाम के। 13 अगस्त 1996 शाम का वक्त, जगह इलाहाबाद सिविल लाइंस, जब पूरा क्षेत्र AK-47 की गोलियों से गूंजकर तड़तड़ा उठा। प्रतापपुर से विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की सफेद रंग की मारुति कार इलाहाबाद के सुभाष चौराहे से पत्थर गिरजाघर की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी गुलाब यादव चला रहे थे और कल्लन यादव जवाहर के साथ पीछे वाली सीट पर बैठे थे। पीछे एक टाटा सूमो लगी थी। पैलेस सिनेमा के ठीक सामने एक तेज रफ्तार टाटा सिएरा आई और जवाहर पंडित की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए सामने खड़ी हो गई। पीछे वाली टाटा सूमो मारुति के एकदम बराबर में खड़ी हो गई। सूमो से AK-47 लेकर निकला रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू और टाटा सिएरा से 4 लोग, श्याम नारायण करवरिया उर्फ मौला महाराज, कपिल मुनि करवरिया, सूरज भान करवरिया और उदय भान करवरिया।
मौला महाराज AK-47 लिए जवाहर पंडित की गाड़ी के पास गए और ललकारते हुए कहा, बाहर निकल जवाहर पंडित। धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। 3 लोग सिर्फ जवाहर पंडित पर गोलियां बरसा रहे थे। शहर के सबसे पॉश एरिया में यह पहला मौका था जब AK-47 चली। जवाहर पंडित के सर से लेकर पांव तक गोलियां मारी गईं। सांसें थम गईं। अब गोलियां लगती तो जवाहर यादव की बॉडी 2 इंच ऊपर उछल कर जाती। बालू खनन में करवरिया बंधुओं को चुनौती दे रहे जवाहर पंडित को गोलियों से छलनी करके उनकी हत्या कर दी गई। बाद में कपिल मुनि करवरिया बहुजन समाज पार्टी से फूलपुर सांसद चुने गए। उनके भाई उदय भान करवरिया 12 से बीजेपी के विधायक और तीसरे भाई सूरज भान करवरिया बीजेपी से MLC बने। बाद में इसी जवाहर पंडित की हत्या के जुर्म में इन सभी करवरिया ब्रदर्स को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा के बाद बीजेपी ने उदय भान की बीवी नीलम करवरिया को उसी सीट से विधानसभा का टिकट देकर विधायक बनाया। खैर, 1996 में फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ और मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को शहर पश्चिमी से समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाकर उतारा और अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से लगातार चौथी बार जीत हासिल करी। 1995 से 2003 तक यानी अगले 8 साल में उत्तर प्रदेश सियासी तौर से पूरा अनस्टेबल रहा। मायावती 3 बार, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और राम प्रसाद गुप्ता मुख्यमंत्री बने, जिसमें मायावती के दौर में अतीक अहमद पर एडमिनिस्ट्रेशन की नजर टेढ़ी ही रही और वो जेल ही में रहे। तो बीजेपी की सरकारों में अतीक अहमद अपने राष्ट्रवादी चाचाओं के बदौलत जेल से बाहर रहे और उसी हनक के साथ अपने दबदबे को उन्होंने कायम रखा। इस बीच अतीक अहमद और 23 अगस्त 2003 को उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव के रिश्ते काफी मजबूत होते चले गए। मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी के एक्सपेंशन के लिए अतीक अहमद के हनक और दबंगई का खूब इस्तेमाल किया। उस दौर में अतीक अहमद इलाहाबाद और उसके आसपास, राजा भैया प्रतापगढ़ और उसके आसपास, रमाकांत यादव आजमगढ़ और उसके आसपास, DP यादव वेस्ट उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के अहम पिलर्स थे, या यूं कह लें कि मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी ताकत यही लोग थे। इनके बदौलत ही वो समाजवादी पार्टी का एक्सपेंशन करते, चुनाव जीतते और सरकार बनाते रहे थे। मगर अब तक अतीक अहमद ने बालू खनन में उतरकर ना तो करवरिया ब्रदर्स से दुश्मनी मोल ली, ना ही जमीन के कामों में उतरकर अपने लोगों के काम में दखल दिया। हालांकि अतीक अहमद क्राइम्स के तमाम इल्जामों के साथ सियासत की दुनिया में बड़ा नाम करते चले गए। किसी ने उनका इस्तेमाल किया तो किसी ने उनसे नए नए सियासी एक्सपेरिमेंट करवाए और उनकी ऐसी दहशत फैली कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जजेस ने उनके खिलाफ मुकदमे को सुनने से मना कर दिया और सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अतीक अहमद पर हत्याओं और दूसरे क्राइम्स के जितने भी इल्जाम थे वो सब मुसलमानों की हत्याओं के ही थे, जिसमें जग्गा से लेकर अख्तर वगैरह के कत्ल भी शामिल थे। इसमें ज्यादातर लोग छोटे मोटे गुंडे थे या उनके गैंग से दूर होकर अपनी आजाद पहचान बनाने के लिए लगे हुए थे। अतीक अहमद के अंपायर को वो लोग शायद चुनौती दे रहे थे या अतीक अहमद की जान के दुश्मन थे। कोई गरीब या आम इंसान अतीक अहमद के दबंगई की जद में कभी नहीं आया। अतीक अहमद पर अब तक किसी भी एक हिंदू की हत्या या उसको तंग करने का इल्जाम नहीं लगा था। उसके इतर उनका मददगार और मसीहा बनाने का कार्यक्रम भी उसी तरह चलता रहा और उन्होंने लोगों की खूब मदद करी। इसी दौर में अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ का नाम सुना जाने लगा। अशरफ के दोस्तों की बैठकी सिविल लाइंस के एक प्रेस्टिजियस रेस्टोरेंट में होने लगी और साथ में अशरफ की वजह से बदनामियों ने अतीक अहमद का पीछा करना शुरू कर दिया। इसी सब के साथ 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ और देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी और रेलवे मिनिस्टर बने लालू प्रसाद यादव।
शपथ लेते ही लालू प्रसाद यादव ने ऐलान किया कि रेलवे के स्क्रैप अब नीलाम नहीं करे जाएंगे, इसे गलाकर रेल के पहिए बनाए जाएंगे। यह अतीक अहमद के फाइनेंशियल सिस्टम पर अब तक की सबसे करारी चोट थी। अतीक अहमद का रेलवे स्क्रैप का ऑक्शन बंद हुआ और उनका फाइनेंशियल अंपायर भी हिल गया। इसके आगे बुलेट टू बैलेट की कहानी दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।